मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन से संबंधित है। दोस्तों, हम लोगों ने यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन घटना चक्र का हम लोगों ने सीरीज चला के रखा हुआ है, और जिसमें दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 2021 से लेकर 2015 तक के पेपर सॉल्व किए थे। और आज दोस्तों हम लोग देखेंगे 2014 का पेपर, जो ये घटना चक्र का ऑथेंटिक सोल्यूशन है दोस्तों, और यह डिस्कस इसीलिए किया जा रहा है ताकि आपको इससे निश्चित रूप से परीक्षा में 100+ क्वेश्चन दोस्तों इस बार यूपी पीसीएस में 12 जून में आपको मिल जाएंगे। ये मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उसको जरूर फॉलो कीजिए और सारे वीडियो देख डालिए। आरओ मेंस में बहुत बच्चों को इसका फ़ायदा मिला है, इसका प्रूफ आप लोग देख सकते हैं उनके कमेंट्स के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा दोस्तों मैंने घटना सार का करंट अफेयर का इनिशिएटिव भी जो है कंप्लीट करा दिया है। घटना सार पूरी कंप्लीट करा दी गई है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्र आर्थिकी, खेल पुरस्कार, यूपी स्पेशल, सब कुछ कंप्लीट करा दिया गया। उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इससे दोस्तों आपको कम से कम दोस्तों 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास मिल जाएंगे। तो 25+ अगर जोड़ लें तो दोस्तों 100 + 25 125+ आप सही करके आइएगा, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों पीसीएस की परीक्षा में। और इस बार आप प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर करने से आपको नहीं रोक सकता दोस्तों। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोस्तों लिस्टिंग का दोस्तों हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर दिया है। इतिहास का लिस्टिंग, मॉडर्न हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ठीक है दोस्तों, एनवायरनमेंट का, क्लियर हो गई बात। उसके बाद ज्योग्राफी का, और हम लोग यूपी स्पेशल का, इतना लिस्टिंग हम लोग पूरा टोटल कंप्लीट करेंगे, और साइंस का। और ये लिस्टिंग के माध्यम से ही हम लोग दोस्तों इस बार प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे। तो हम लोग को करना क्या है दोस्तों, लिस्टिंग का भी दोस्तों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। आज सबसे पहले लिस्टिंग कांग्रेस और उसके अधिवेशन की मैंने डाली हुई है, उसको आप लोग जरूर देखिए। और पीवाईक्यू का आपको 3 चीज़ें फॉलो करनी है, लिस्टिंग फॉलो करनी है, पीवाईक्यू फॉलो करना है, और आपको करंट का इनिशिएटिव जो घटना सार और घटना चक्र हम लोग सॉल्व करेंगे वो सॉल्व करना है। इतना दोस्तों अगर फॉलो कर लेंगे आप, ये समझिए पीसीएस इस बार आपका क्लियर कोई करने से रोक नहीं सकता। क्लियर हो गई बात दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का मोटिवेशन मेरे को प्राप्त होता रहा। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेहनत तो केवल और केवल आपके लिए की जा रही है दोस्तों, और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही दोस्तों चैनल के लिए मोटिवेट रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। तो मोटिवेशन दीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, बेल आइकन पे ऑल दबाइएगा। एक बात दोस्तों ध्यान रखिए कि 12 जून तक एक भी वीडियो मत मिस करिएगा। ये जो भी वीडियो होगा दोस्तों यूपी पीसीएस 2022 के 12 जून के लिए ही होगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों। और आरओ 2022, लेखपाल 2022, ठीक है, ये तीनों के लिए समान रूप से उपयोगी है जीएस की क्लास। ठीक है, चलते हैं भारतीय इतिहास से। प्राचीन इतिहास देखेंगे दोस्तों। देखिए पहले से ही मैंने सॉल्व करके टिक कर दिया है ताकि आप लोग को देखने में कोई समस्या ना हो दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो दोस्तों 81 ईस्वी सन। ये कनिष्क के राज्यारोहण 78 ईस्वी सन में हुआ था। उससे 3 वर्ष बाद दोस्तों बौद्ध प्रतिमा यहाँ पर क्या की गई थी, स्थापित की गई थी। क्लियर हो गई बात दोस्तों सारनाथ में। इसके बाद दोस्तों बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, अगर सुदर्शन झील आए दोस्तों तो रुद्रदामन को आंख बंद करके टिक कीजिए। इसके बाद दोस्तों मध्यकालीन इतिहास में देख लेते हैं, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी? तो जहां आरा को। क्लियर हो गई बात दोस्तों। ये क्या थी? ये शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी और औरंगजेब की बड़ी बहन थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1306 में अलाउद्दीन के समय दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी दोस्तों? तो रावी नदी थी दोस्तों। आंख बंद कीजिए और टिक कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों सूफी संत महबूबे इलाही कौन कहलाता था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके से थे? तो ख्वाजा उस्मान हरूनी के। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था कितने वर्षों में? तो 7 वर्षों में दोस्तों। ये कई बार आ चुका है, इस बार फिर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2022 के लिए। इसके बाद दोस्तों दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो दोस्तों ये उलेमा कहलाते थे। आप लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, पगड़ी पहनने वाले लोग थे ये। इसके बाद दोस्तों आधुनिक भारत पे आ जाते हैं। आधुनिक भारत में दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ जाइए,
ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविन्सन जुड़े थे किससे? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी और भारत छोड़ो। दोस्तों तो स्वदेशी आंदोलन से नेविन्सन साहब जुड़े थे। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी को। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग पहुंच गए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो दोस्तों शौकत अली साहब थे दोस्तों, उन्होंने उठाई थी। और सैफुद्दीन किचलू ने, इन्होंने भी उठाया था। ठीक है, 2 लोग थे। और हसरत मोहानी साहब ने शोक गीत पढ़ा था, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और महात्मा गांधी मेन थे उसमें। इसके बाद दोस्तों इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे दोस्तों? तो मनसुख लाल नजर। ठीक है दोस्तों, ये प्रारंभ की गई थी दक्षिण अफ्रीका में। और मनसुख लाल नजर जो थे वो नटाल कांग्रेस के सचिव भी थे दोस्तों। ये प्रश्न में इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों क्या असत्य बताइए? उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये बात गलत है। केवल और केवल कितनी बार की थी? 3 बार। ठीक है, आज ही दोस्तों हम लोगों ने कांग्रेस का अधिवेशन देखा है। तो सबसे पहली बार दोस्तों 1886 में, फिर 93 में, और फिर 1900 कितने में? 6 में। क्लियर हो गई बात, 3 बार की थी, ध्यान रखिएगा। तो वो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 प्रश्न एग्जाम में आएगा ही आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो दोस्तों अमृतसर अधिवेशन 1919। देखिए उसके अध्यक्ष जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे। क्लियर हो गई बात दोस्तों। ठीक है, तो आज ही वो वीडियो कराया दोस्तों। देखिए 2 क्वेश्चन सीधे फंस गया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख डालिए उसका वीडियो। इसके बाद दोस्तों महात्मा गांधी ने निम्न पुस्तकों में से किसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा था दोस्तों? तो हिंद स्वराज में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए मैंने लिख दिया है पहले। बीजी तिलक का निधन हुआ था 1 अगस्त 1920। एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पारित होना 5 मार्च। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपका जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल, ये दोस्तों 1919 है, ये भी 1919 है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919। अब सुमेलित कर लीजिए दोस्तों, आपको पहला विकल्प मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए दोस्तों, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों देखिए फ्रांस मोरिस जो थे, ये इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक क्या थे? नहीं थे। ठीक है, इनके लेखक कौन थे? दुर्गादास। क्लियर हो गई बात दोस्तों, तो यही विकल्प आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्न में से किसने यह वकालत की थी कि कहा था संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो मैक्स मुलर साहब ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, तो यही आपको टिक करना है। इसके बाद दोस्तों द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। और दोस्तों एक बात और, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब 3 क्वेश्चन दोस्तों केवल कांग्रेस के अधिवेशन से पूछे जा रहे हैं। और उस पर वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखिए। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों रफीक जकारिया। ठीक है, इसके बाद आ जाइए दोस्तों, अपनी फांसी के पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा दोस्तों? तो एलन कैम्पबेल जॉनसन ने। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। ये इरविन के क्या थे? ये जीवनीकार थे। इसके बाद दोस्तों सुमेलित करना है, विनोबा भावे वैयक्तिक सत्याग्रह से थे, तिलक साहब होम रूल से थे, अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन, और सरोजनी नायडू सबने अवज्ञा में धर्सना रेट से। ठीक है, धावा से। ये सुमेलित करा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था दोस्तों? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था।
इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, स्वाधीनता विधेयक को स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो 18 जुलाई 1947, रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आ जाइए 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण किसने कहा था? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सुमेलित कौन सा नहीं है ये पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो भगत सिंह दोस्तों आपके इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के लेखक नहीं है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, यही विकल्प हो जाएगा, बाकी 3 सही है। इसके बाद दोस्तों 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था दोस्तों? तो अबुल कलाम आजाद। क्लियर हो गई बात दोस्तों, क्लियर हो गई बात। भूगोल पे आते हैं, भारत का भूगोल देखते हैं। जनजाति है, क्षेत्र सम्मिलित करना। बिरहोर दोस्तों आपकी झारखंड की है, भूटिया आपकी सिक्किम की है, टोडा तमिलनाडु की, सेंटिनलीज अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, किसका करती हैं बताइए? एस्चुरी का। ये छोटे प्रवाह क्षेत्रों और अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं, इसीलिए ऐसा होता है। ये बात एकदम सही है और सही व्याख्या भी है। इसके बाद दोस्तों रेडक्लिफ लाइन दोस्तों निर्धारित करती है सीमा भारत पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन लाइन, कमेंट कीजिएगा किसके बीच में है। इसके बाद दोस्तों गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही क्रम है दोस्तों, तो यूपी और महाराष्ट्र टॉप 2 हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात। इसके बाद बाकी सब हैं, तो यही आपको उत्तर दे देगा। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, ठीक है, वायुदाब सबसे कम होता है कहाँ पर? एक क्वेश्चन रह गया शायद, देख लेते हैं। नहीं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखते हैं वायुदाब सबसे कम कहाँ होता है दोस्तों? सबसे कम होता है किस ऋतु में, ये पूछा है। शीत ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। दोस्तों देखिए टेम्परेचर और डेंसिटी और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन होता है दोस्तों, ठीक है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो आपका क्या होगा? ये कम होगा प्रेशर। क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो प्रेशर सबसे कम कब होगा दोस्तों? जब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, तो गर्मी में। क्लियर हो गई बात, ये आपका स्पष्ट है। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? यूएसए, रशिया, भारत, चीन, कनाडा। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ये देख लीजिएगा, सुमिलित कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन, सुमिलित करना है, ठीक है। विली विली चक्रवात है और इधर देश पूछा है, ऑस्ट्रेलिया का है, हरिकेन यूएसए में आता है, टाइफून आपका चीन में आता है और बाग्यू आपका फिलीपींस में आता है। सुमिलित करा लीजिए, ये आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, कौन सा एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों कनाडा जाना जाता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 42, जापान लगभग आत्मनिर्भर है दोस्तों किसमें? तांबे में, ठीक है। जापान में दोस्तों देखिए किसी भी खनिज में वो आत्मनिर्भर नहीं है, सिवाय तांबे में वो लगभग आत्मनिर्भर है, ठीक है। निम्न में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं दोस्तों? तो स्टेपीज। स्टेपीज सबसे दोस्तों आप ध्यान रखिए, यूक्रेन जो है, जो गेहूं का सबसे बड़ा जो है क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था, स्टेपीज के कारण ही। स्टेपीज दोस्तों यूक्रेन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब समस्या होगी, भारत के पास सुनहरा मौका है एक्सपोर्ट करके विश्व को खिलाने का, ठीक है। हरा सूचकांक विकसित किया गया था किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कौन सुमेलित सही सुमेलित है बताइए? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, उन्नाव ये गलत है, ओखला ललितपुर गलत है, सांडी हरदोई ये सही है दोस्तों, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी गलत है, ठीक है। तो सांडी पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों सुमेलित कौन सा नहीं है? ये दोस्तों क्वेश्चन ही गलत है, इसको मैंने छोड़ दिया है। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो दोस्तों व्यापक नीच जो है या ब्रॉड नीचे जो है वो कर्मता जो है वो उत्तरदायी नहीं होती है, बाकी सब होते हैं। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद आ जाइए एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं दोस्तों? तो 4, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 4 पर टिक करिएगा। इसके बाद आ जाइए भारत में जैव विविधता की दृष्टि से वन स्थान है दोस्तों, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, ये ध्यान रखिएगा, और भारत म्यांमार सीमा और सुडालैंड। इसके बाद दोस्तों पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए 33%, ठीक है। और अभी 21 की रिपोर्ट के अनुसार 24.62% वनावरण भारत का है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हस्ताक्षरित किया गया था 16 सितंबर 1987 में, इसीलिए विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है।
इसके बाद दोस्तों ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है धान का खेत। ठीक है, इसके बाद आ जाइए दोस्तों, नीरी जो है वो कहाँ पे है दोस्तों, ये नागपुर में है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के रूप में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी नागपुर की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, आँख बंद कीजिए और टिक कीजिए। इसके बाद दोस्तों भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान तो जिम कॉर्बेट। क्लियर हो गई बात, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ईयर दिया है। इसके बाद दोस्तों कौन एक द्वितीयक प्रदूषण नहीं है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये हाथी के लिए फेमस है और बाघ के लिए, हंगुल के लिए नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का कारण क्या है, त्वची कैंसर। ठीक है, इससे त्वचा कैंसर होता है दोस्तों। अगर ओजोन लेयर डिप्लेट होगी, छेद बड़ा होगा, तो त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ेगा। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है किससे, यूवी रेस से। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, जैव विघटित प्रदूषक है वाहित मल। ठीक है, क्लियर हो गई बात। जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु। विविधता मतलब विभिन्न प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य और केंद्र शासित प्रदेश। द चिंगम कहाँ पे है दोस्तों, जम्मू कश्मीर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। कान्हा मध्य प्रदेश। पेरियार केरल। ठीक है, मिला लीजिए, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ठीक है, साइंस दोस्तों पक्का 20 क्वेश्चन आपको देगा। मैंने आपको स्ट्रेटजी पहले ही बता दी। स्ट्रेटजी वीडियो 45 दिन में क्या पढ़ें दोस्तों, देख डालिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आराम से इस बार क्लियर होगा दोस्तों हम लोगों का। होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है, तो नाभिकीय ऊर्जा के लिए। इसके बाद दोस्तों, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती किसमें, निर्वात में। ठीक है, और कौन चल सकता है, प्रकाश। प्रकाश की स्पीड निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों, और ध्वनि की स्पीड माध्यम में, इस्पात में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, सौर सेल। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है दोस्तों, ये ट्राइनाइट्रोटोलुइन है, डाइनाइट्रोग्लिसरीन है, साइक्लो ट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रामिन है, और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म दोस्तों एक निश्चेतक है। ये आपका क्या है, ये विस्फोटक नहीं है। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, अस्पताल में निम्नलिखित में किस विभाग में कैथ लैब होती है, कार्डियोलॉजी लैब में। इसके बाद दोस्तों, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, कुछ समुद्री जंतु तथा कीट अंधेरे में अपने शरीर में प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद आ जाइए, स्त्रियों में रजो निवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है दोस्तों, तो दोस्तों दोनों का समाप्त हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेरोन। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन दो है दोस्तों, ये पुरुषों का होता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कोई विकल्प नहीं है, लेकिन आप जानते रहिए कि दोनों हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है, ठीक, खत्म हो जाता है। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है पाँव से ली गई शिरा, अग्रहस्त से ली गई धमनी, सीने छाती से वक्षस्थान से ली गई धमनी। ये आपका क्या है, इनमें से कोई भी सही है, तो आपका डी सही होगा, इसमें से किसी से भी ले सकते हैं। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग एक अत्याधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं किसका, कशेरुकी जोड़ों का। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद आ जाइए, सुमेलित करना है, नीचे के दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विटामिन B12, कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन, लोहा, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम और पीतल, तांबा। ठीक है, सुमेलित कीजिएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई दोस्तों, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा की गई। ऊपर किसी का सही नहीं है। इसके बाद दोस्तों, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है किसके द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श द्वारा राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है, किसको देगा त्याग पत्र, राष्ट्रपति को। इसके बाद दोस्तों, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है, ये क्या है, ये भंग नहीं की जा सकती, ये बात सही है। और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, गलत, स्थायी सदन है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य समाप्त हो जाता है कार्यकाल, ये बात सही है।
और 25 वर्ष की से कम आयु के नहीं होंगे, ये गलत है, ये 30 वर्ष है इसके लिए। तो 1 और 3 सही हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, भारत की संसद में होते हैं कौन कौन, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, तो ये 3 लोग होते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गई बात, तो यही आपका उत्तर है। इसके बाद दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है दोस्तों अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राय थे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे दोस्तों, तो N गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। तो इस पर टिक कर दीजिए दोस्तों, बाकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, 7 लोग थे। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो योजना आयोग है, अब नीति आयोग हो गई है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है, तो 14 दिन की, अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है महाभियोग। इसके बाद दोस्तों, कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, अनुच्छेद 40। इसके बाद दोस्तों, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। इसके बाद दोस्तों, पॉलिटी के पक्के 20 क्वेश्चन है दोस्तों, केवल PYQ सॉल्व कर लीजिए, जो मैंने बोला है 100% निकल जाएगा। किस बाद में मूलभूत ढांचे का अवधारणा दिया गया था, तो इंदिरा साहनी, रुदल शाह, शंकरी प्रसाद, तो किसी में नहीं दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है कहाँ पर, पहला, ठीक है, आपका वह राज्य या तो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है तब, ठीक है, तब आपका आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा दोस्तों। भारत में निम्नलिखित राज्यों को सही कालानुक्रम में क्या कीजिए, पहचानिए। सबसे पहले दोस्तों कौन सा राज्य बना था, देखिए सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे कौन सा बना, दूसरे नंबर पे हरियाणा, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे कौन सा बना, हिमाचल, और चौथे नंबर पे सिक्किम। क्लियर हो गई बात, ईयर ये दिया है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय को कितने समुदायों को नामित करता है दोस्तों, तो 2 करता था, लेकिन अब दोस्तों ये क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि अब ये प्रावधान ही समाप्त कर दिया गया, ठीक है। आप दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज राज्य से संबंधित नहीं है, तो PVN राव समिति दोस्तों संबंधित नहीं है, बाकी सब संबंधित है, ठीक है। आप देख लीजिएगा विकल्प, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, विश्व विकास प्रतिवेदन 2010 की विषय वस्तु थी, तो ये दोस्तों ये आउटडेटेड क्वेश्चन है, ये नहीं आ सकता, इसको छोड़ दीजिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी मत्स्य पालन की वृद्धि दर अनुमानित थी 4%, लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं दोस्तों, आर्थिकी में केवल लेटेस्ट डेटा पूछा जाता है। अब दोस्तों देखिए, खाद्य उत्पादन में वृद्धि आपकी हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति, ठीक है। सम्मिलित कर लीजिए, आपका ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है दोस्तों ग्रामीण विकास का। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद ये दोस्तों ये भी आपका वही चीज़ है, डेटा का क्वेश्चन है, तो लेटेस्ट आंकड़े से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 101 देख लीजिए, 11-12 में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों सबसे ज़्यादा गरीब किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निर्धनता अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है, योजना आयोग पहले था, अब नीति आयोग हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया जाता है, तो नाबार्ड के, ठीक है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित था आर्थिक विकास से। इसके बाद दोस्तों, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा दी गई नक्शे दे, ठीक है, अर्नेस्ट आपका रेगनर नक्शे ने दी थी, ठीक है, ये दिया भी है, देखिए रेगनर नक्शे। इसके बाद 106 देख लीजिए, सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों 2001 और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, अगर आपको पता है तो आप टिक कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक है दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित है, अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स, ठीक है। तो ABC इज रिलेटेड टू हेल्थ, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, जनसंख्या नगरीकरण पे कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, तो पाकिस्तान है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है दोस्तों, तो तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु इसलिए क्योंकि केरल के बाद, केरल में दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा है, केरल है, फिर आपका तमिलनाडु है,
और फिर आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? तो केरल में। ठीक है दोस्तों, ये आप राज्य विशेष का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो अभ्रक बिल्कुल नहीं पाया जाता है। 11-12 का जीएसडीपी पूछ रहा है दोस्तों, तो इसको आउटडेटेड है, महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद दोस्तों 2011-12 में दुग्ध उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे हुआ? दोस्तों यूपी ही नंबर 1 पे है। ठीक है, और भारत वैसे नंबर 1 पे है विश्व स्तर पर। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है दोस्तों। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में किस जनसंख्या कहाँ पर जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है दोस्तों? तो गाजियाबाद में। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है इलाहाबाद से हल्दिया, बनारस से हल्दिया हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये रहा आपका वीडियो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। PYQ इज इक्वल टू दोस्तों 100+ क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया दोस्तों, आप लोग जरूर उसको देख डालिए पूरा। दूसरा दोस्तों, करंट के लिए घटनासार का इनिशिएटिव जो है वो आपको जो है 25+ क्वेश्चन दे के जाएगा, इसको फॉलो कीजिए। ये दोनों कर लेंगे तो 125+ क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए दोस्तों, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो लिस्टिंग का वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों, 5-5 मिनट के वीडियो 10-10 मिनट के हैं, इसको देख डालिए। हिस्ट्री की हम लोग कर लेंगे, ज्योग्राफी कर लेंगे, पॉलिटी कर लेंगे, साइंस कर लेंगे, इन्वायरमेंट कर लेंगे। इतना दोस्तों हम लोग कर लेंगे तो लिस्टिंग के माध्यम से भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जीएस पूरा रेडी हो जाएगा। और आखिरी में दोस्तों आपको कंपाइलेशन वीडियो हम दे देंगे, उसको देख डालिएगा, आपका काम हो जाएगा। इस बार आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। आरओ मेंस में दोस्तों 9 में से 5 निबंध फंसे थे दोस्तों, और पीसीएस मेंस में 9 में से 4 निबंध फंसे थे। तो आरओ के लिए दोस्तों और पीसीएस के लिए ये चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, रेगुलर सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।